नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मेरा नाम है रक्षा रावत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्वदेश खबर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजार की बड़ी गिरावट के साथ। लगातार चौथे दिन बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी करीब 350 अंक गिरकर 23,100 के भी नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी करीब 700 अंक गिरकर बंद हुआ। बाजार में एक्शन के हाई पॉइंट्स बताएंगे हमारे सहयोगी अंश भीलवाल। तो काफ़ी बेयरिश दिन रहा है। अगर मार्केट कैप इरोजन देखें तो लगभग 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ना सिर्फ 23,500 के नीचे सस्टेन किया, लेकिन जो नवंबर लोस थे अराउंड 23,250 का, उससे भी तोड़ता हुआ नीचे जाता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे काफ़ी बेयरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ चार्ट में देखें तो निफ्टी का यह चौथा सेशन है लगातार बिकवाली का। निफ्टी ने 7 मंथ के लो लेवल को भी छुआ है। अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप भी लाल निशान में बंद हुए 7 मंथ लो लेवल को टच करके। अब अगर सेक्टरल इंडिसेस की बात की जाए तो सारे ही सेक्टर हमें लाल निशान में नजर आते हैं। निफ्टी रियलिटी टॉप सेक्टर लूजर के तौर पे नजर आता है, जिसने कि 9 मंथ के लो लेवल को छुआ है। साथ ही साथ आज की जो बिकवाली हुई है रियल के इंडेक्स में, वो पिछले 6 महीने की सबसे बड़ी बिकवाली भी है। तो यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेयरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे इंडेक्सेस की बात करें तो बहुत सारे सेक्टर इंडेक्सेस है जिन्होंने मल्टी मंथ लो लेवल को छुआ है। जैसे कि एनर्जी ने 1 ईयर लो को छुआ है, पीएसयू बैंक ने 11 मंथ लो को, मेटल ने 9 मंथ लो को, तो ऑटो और निफ्टी बैंक ने 7 मंथ लो को छुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हफ्ते की शुरुआत काफ़ी बेयरिश तरीके से हुई है। बाजार में लगातार 4 दिनों से जारी इस गिरावट से निवेशकों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आखिर क्यों है ये गिरावट? करेक्शन से डरे या फिर गिरावट पर निवेश के बेहतर मौके ढूंढे? इन तमाम बातों पर ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया को सुनते हैं। इस मार्केट में हमने पहली बार ऐसा करेक्शन नहीं देखा है। इस बुल मार्केट के अंदर अगर हम पिछले 4 साल की बात करें, अप्रैल 2024 के बाद जहाँ पर मार्केट बॉटम आउट हुआ था, अप्रैल 2020 के बाद जहाँ पर मार्केट बॉटम आउट था, ये चौथी बार है कि हमने देखा है कि टॉप में से मार्केट 10% से ज़्यादा गिरे हैं। तो ये जो करेक्शन है हर बुल मार्केट में आता है, कारण हमेशा अलग होते हैं। 2022 में जब ये करेक्शन आया था वो यूक्रेन की वजह से आया था। 2023 में जब ये करेक्शन आया था तो उसका कारण था राइजिंग इंटरेस्ट रेट। 2024 में जब करेक्शन आया था तो हमने बोला था जी इलेक्शन की वजह से आया है। हम ये भूल जाते हैं कि जो मार्केट गिरा है, पहली बार मार्केट का नेचर है वो गिरता है, और इसी में आपको समझना है कि कहाँ पर मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है, कहाँ पे आपको नहीं गिरना चाहिए। हम बड़े मुद्दों की बात करते हैं, पहले मैं बात करता हूँ ग्लोबल सेटअप की। ग्लोबली क्या हो रहा है? ग्लोबली ये जो लॉन्ग डॉलर वेलकम डोनाल्ड ट्रंप बैक ट्रेड है, मुझे लगता है कि ये ट्रेड की वजह से इस समय मार्केट के अंदर काफ़ी चीज़ें धराशायी हो रही हैं। और अगर इमर्जिंग मार्केट्स में आप देखें तो इमर्जिंग मार्केट्स में सिर्फ इंडिया में से नहीं, सब इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकल रहा है। अगर आपको याद हो तो शायद 4 या 5 महीने पहले हम बात कर रहे थे कि भाई इंडिया को बेचो, चाइना में जाओ। अब तो चाइना से भी पैसा निकल रहा है। तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल के डॉलर की तरफ जा रहा है। डॉलर की तरफ जी क्यों जा रहा है? सबको लगता है भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे, वैसा कुछ कमाल करेंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे, जैसे मैजिक 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 3 बार बोलेंगे और अमेरिका के अंदर बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मगर मार्केट को भी लगता है। इसी कारणवश हम देख रहे हैं कि यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, यूएस डॉलर ऊपर जा रहा है, बिकॉज सब लोग दूसरे एसेट्स को बेच करके डॉलर की तरफ जा रहे हैं। तो वह एक ट्रेड है, और जब ट्रेड कोई ग्लोबल लेवल पे चेंज होती है वो कितने दिन तक एक्सटेंड होती है? वो 110 होती है, 12 होती है, 13 होती है, 14 होती है, 15 होती है, बोलना बहुत मुश्किल है। मगर मैं इतना बताना चाहूँगा कि रुपी ऑल टाइम लो पर है, डॉलर इंडेक्स ऑल टाइम लो पर नहीं है, उसके बावजूद रुपी गिर चुका है। तो यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भाई रुपी तो ऑल टाइम लो पर आ चुका है, डॉलर इंडेक्स ऑल टाइम लो पर नहीं है। दूसरी बात करते हैं कहाँ पर पेन है इस समय। आप जब निफ्टी की गिरावट की बात करते हैं तो वहाँ पर तो भैया कुछ हुआ ही नहीं है। आप निकालिए लिस्ट पीएसयूज़ की, वहाँ पर 40% फॉल तो अब रूटीन सा लग रहा है। कोची रिफाइनरी, कोची शिपयार्ड जैसी कंपनियाँ 50% गिर चुकी हैं। मगर 50% गिरने के बाद भी ये पिछले 2 या 3 साल के अंदर ये लगभग 3 या 4 गुना ऊपर हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ता है, मगर जो फॉल है वो तो वाजिब है। अब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि इस समय हम जिससे वर्ड कहते हैं ना, उत्साह या मोमेंटम या पार्टिसिपेशन या डिज़ायर टू बाय, वह मिसिंग है। सबको बड़ी मार पड़ी है, सबके पैसे लगे हैं। जब नुकसान होता है तो आपका मनोबल हिल जाता है
और उसी नुकसान में आपको पैनिक हो जाता है। तो मुझे लग रहा है मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर इस समय पैनिक हो रहा है। तो एफआई की सेलिंग से वो नहीं गिर रहे हैं, वो डीआई की बाइंग से भी नहीं रुक रहे हैं, मगर वो इंडिविजुअल लेवल पे जिन लोगों ने शेयर लेवरेज में लिए हैं, मार्जिन फंडिंग पे लिए हैं, जिन्होंने शेयर्स ये सोच करके लिए थे कि आज लो कल बेचो, लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो शेयर, वह सारी की सारी ट्रेड इस समय अनवाइंड हो रही हैं। तो इस मार्केट में इस समय कुछ पैनिक है, कुछ एक्सेस निकल रहा है, कुछ हकीकत हमें याद दिला रही है कि मार्केट में वॉलीटिलिटी होती है, और कुछ हमें समझना चाहिए मार्केट का नेचर है। एक लाइन और मैं बोलूँगा जो मुझे लगता है कि इस साल का मेरे हिसाब से एक भ्रम वाक्य, तो देखिए बहुत बड़ा शब्द है, मगर मुझे लगता है कि इस साल का फ्रेमवर्क हो सकता है, और मैं गलत भी जा सकता हूँ, पर मुझे जो लगता है मैं बता सकता हूँ। वी आर कमिंग आउट ऑफ अ लो वॉलीटिलिटी एंड अ हाई रिटर्न रिजीम टू अ हाई वॉलीटिलिटी लो रिजीम। अर्थात पिछले 3 साल से हमने वॉलीटिलिटी नहीं देखी थी, इस साल हम वॉलीटिलिटी देखेंगे। पिछले 3 साल से हमने हाई रिटर्न्स देखे थे, मगर मुझे लगता है आने वाले समय में रिटर्न्स लो रहेंगे और वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहेगी। सो वी आर कमिंग आउट ऑफ अ लो वॉलीटिलिटी हाई रिजीम टू अ हाई वॉलीटिलिटी एंड लो रिटर्न रिजीम। ये हमें मानना पड़ेगा, ये हकीकत है, जितनी जल्दी मानेंगे उतना अच्छा होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां हमारे सहयोगी रविंद्र आपको बताएंगे कि आखिर किन सेक्टर्स और शेयरों ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। 5 के पंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पे आज ब्रोकरेज के दम पर और खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं एबी कैपिटल की, जहां पर मॉर्गन स्टैनली ने नोट निकाली है एबी कैपिटल पर, और उन्होंने जो है अपग्रेड किया स्टॉक को ओवरवेट रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 247 का रखा है। एबी कैपिटल का जो स्टॉक है पिछले 3 महीने में 24% का गिरावट देखने को मिला है। वहीं अगर हम इसको कंपेयर करेंगे सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में जो है 5% की गिरावट देखने को मिली है। और मॉर्गन स्टैनली जो है उनका मानना है कि AUM जो है कंपनी का वो 20% CAGR से ग्रो हो सकता है FY 24 से 27 तक, और EPS में भी जो है 18% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, 18% CAGR की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ओवर FY 24 से 27 के बीच में। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि कंपनी ने जो है डिसेंट एसेट क्वालिटी मेंटेन किया है ओवर द ईयर्स। अगला जो स्टॉक है PB फिनटेक, जहां पर मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को अंडरवेट पर, और टारगेट प्राइस जो 1400 का रखा है। उनका कंसर्न है कि जो FY 27 का EV टू एडजस्टेड EBITDA है वो भी हाई है, जो ऑलमोस्ट 65 टाइम्स है, और प्रॉफिट ग्रोथ में भी जो है कमजोरी देखने को मिली है देन एक्सपेक्टेड। स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था वो न्यू बिजनेस प्रीमियम के चलते था H1 FY 25 में, लेकिन आगे जाके जो है इसमें स्लो देखने को मिल सकता है FY 26 में। और पैसा बाजार भी जो है उसमें भी जो है कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है बाइकॉन, जहां पर US FDA ने कंपनी का जो मलेशिया प्लांट है उसको वॉलंटरी एक्शन इंडिकेट किया है, जो उन्होंने इंस्पेक्शन किया था सितंबर 2024 में। इसी के साथ बोफा की भी नोट आ रही है बाइकॉन पर, जहां पर उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 435 का रखा है। उनका कहना है कि कंपनी को जो क्लियरेंस मिला है मलेशिया फैसिलिटी के लिए वो सपोर्ट करेगा अपकमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च। इसी के साथ बेंगलुरु और मलेशिया का जो क्लियरेंस है वो बूस्ट करेगा कंपनी का बायोसिमिलर पाइपलाइन। और जो बायोलॉजिकल रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट वो $1 बिलियन था H1 25 में, जो आगे जाके $1.2 बिलियन हो सकता है FY 26 में। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है ओला इलेक्ट्रिक, जहां पर कंपनी को CCPA से जो है नोटिस मिला है, जो कंपनी ने पहले शोकॉज नोटिस सबमिट किया था। अगला और आखिरी जो स्टॉक आज फोकस में रहा है, जहां पर PCBL ने जो है तीसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए थे, और कंपनी का जो रेवेन्यू था उसमें 21% का ग्रोथ देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं नेट प्रॉफिट में जो है 37.2% की गिरावट देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर बात करें EBITDA मार्जिन की, तो मार्जिन में भी जो है 100 बेसिस पॉइंट की डिक्लाइन देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। शुक्रिया करेंगे रविंद्र आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रुपए की कमजोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। आज $1 का भाव 86 रुपए 46 पैसे तक फिसला। रुपया क्यों लगातार नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है? रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी की वजह क्या है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्वमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट थम नहीं रही है। आज भी रुपए ने नया रिकॉर्ड निचला स्तर बना दिया। महीने भर में रुपए में 2% से ज़्यादा की कमजोरी आ चुकी है, बल्कि एक साल में अगर आप देखें तो 4.5% तक रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो चुका है।
आज 86 रुपए 58 पैसे के नए निचले स्तर पर रुपया डॉलर के मुकाबले बंद हुआ है। अगर वजह की बात करें तो आज जो ताज़ा सबसे बड़ी गिरावट की वजह है वो है क्रूड में जो तेजी आई है। 4 महीने के निचले ऊपरी स्तरों के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है। इससे देश में ट्रेड डेफिसिट बढ़ने की चिंता फिर से बढ़ गई है। इसके अलावा यूएस के जो इकोनॉमिक नंबर्स थे उसके बाद से डॉलर में लगातार मजबूती दिख रही है। यूएस के जॉब नंबर इतने मजबूत थे कि अब लग रहा है कि फेड इस साल 2025 में सिर्फ एक ब्याज दरों में कटौती करेगा, जो रुपए के लिए और बाकी अन्य करेंसी के लिए काफ़ी निगेटिव है। बाकी अन्य करेंसी भी रुपए के साथ साथ काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। इमर्जिंग मार्केट की बाकी करेंसीज में जो कमज़ोरी है उससे हेजिंग के लिए भी अब यहाँ पर लोग हेज करने आ रहे हैं, तो स्पेकुलेटिव एक शॉर्ट पोजीशन भी रुपए में बनती दिख रही है। इसके अलावा आरबीआई के नए गवर्नर आने के बाद अब बाजार में इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि उनका रुख नरम होगा और आगे ब्याज दरों में कटौती होगी, क्योंकि जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ में नरमी देखने को मिल रही है उसके बाद अब फरवरी में एमपीसी की बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं बढ़ गई है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रुपए में लगातार दबाव बना रहे हैं और रुपया लगातार एक के बाद एक लगातार नया रिकॉर्ड निचला स्तर बनाता जा रहा है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। चार महीने के रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। ब्रेंट क्रूड का भाव $81 के ऊपर निकल गया है। ऐसे में किन कंपनियों पर इसका असर होगा, डिटेल्स के साथ मौजूद है वरुण दुबे। डेफिनेटली तो 4 महीने के निचले स्तर पे कच्चा तेल पहुंच चुका है, $80 के नीचे आ चुका है, ऊपर आ चुका है, माफ़ कीजिएगा। और पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो 6% के ऊपर की रैली जो है वो कच्चे तेल में हो चुकी है। पिछले एक महीने में करीब 9% के आसपास की रैली जो है वो कच्चा तेल कर चुका है। अब इसके काफ़ी सारे कारण हैं। देखिए, एक तो वैसे भी अगर देखेंगे तो सर्दियों के मौसम में यूरोप यूएस में कच्चे तेल की डिमांड जो है, नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ती है, तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने मिलता है। लेकिन बड़ा रीज़न इस बार जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और रशिया और यूएस के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल पे देखने मिल रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि यूएस जो है वो रशिया के कुछ टैंकर्स पे प्रतिबंध लगा सकता है। और ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखिए नो डाउट इसका इम्पैक्ट ग्लोबली कच्चे तेल पे पड़ रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो इंपोर्ट करता है कच्चा तेल, और रशिया से भी हम इंपोर्ट करते हैं, और एशिया की बाकी कंट्रीज जो है वो भी करती हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो दरअसल कच्चे तेल पे देखने मिल रहा है। इसके लिए कच्चे तेल का भाव इस तरह से तेज़ी में आपको देखने मिल रहा है। अब वैसे तो देखिए कच्चे तेल का बढ़ने का इम्पैक्ट जो है स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे पड़ता है, लेकिन इकोनॉमी पे भी पड़ता है। कुछ रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो $10 भी अगर कच्चा तेल बढ़ जाता है तो इसका इम्पैक्ट आपके करंट अकाउंट डेफिसिट पे करीब 0.55% के आसपास होता है, और सीपीआई पे करीब 0.3% के आसपास होता है। ये इसलिए क्योंकि हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। इसका इम्पैक्ट जो है फॉरेक्स रिजर्व और रुपए पे भी होता है। रूस की ऑयल इंडस्ट्री में अमेरिका की बड़ी पाबंदी पर ऑयल सेक्रेटरी ने हमारे सोर्सेज से क्या कहा है, आइए जानते हैं अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। देखिए, पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े जो हमारे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि रशिया के ऊपर जो फ्रेश सैंक्शन लगाया गया है उससे क्रूड मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब सफिशिएंट क्रूड ऑयल की सप्लाई है डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए, एंड देयरफॉर इंडियन कंपनीज़ के पास काफ़ी मौके हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ समय के दौरान इंडियन कंपनीज़ ने, रिफाइनर्स ने अपने इंपोर्ट पोर्टफोलियो को, बास्केट को डाइवर्सिफाई किया है। पहले ये 26 था, अब 39 के करीब है, जिसकी वजह से अगर कोई शॉर्टफॉल रशियन क्रूड में देखने को मिलता भी है, अगर सप्लाई की बात करें, तो ये दूसरे लोकेशन से, दूसरे सोर्सेज से इसको पूरी की जा सकती है। लिहाजा मार्केट के ऊपर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, कोई नी जर्क रिएक्शन होगा प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसमें इसकी संभावना बेहद कम है। इसके अलावा सरकार इस बात को लेकर भी आश्वस्त है कि जो भी डोमेस्टिक डिमांड है ग्रोइंग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन चिंता की बात अगर कोई है इस वक्त वो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो कि जिसमें अस्थिरता बनी रह सकती है, और उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है ऑफ कोर्स वो डिस्रप्शन है जो रूट्स के ऊपर है। और ये जो चैलेंजेस है इसको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर कई तरह की स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा है। हालांकि इंडियन कंपनीज इस बात को लेकर प्रिपेयर्ड है कि वो डोमेस्टिक डिमांड को पूरी कर सकते हैं, और कौन कौन से नए लोकेशंस होंगे जहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त इस सैंक्शन का कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर होगा, कोई नी जर्क रिएक्शन होगा, इस बात की संभावना कम है। लिहाजा मार्केट के लिए चिंता की बात नहीं है।
शुक्रिया करेंगे प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत मिशन पर जोर देते हुए रेलवे ने घरेलू मैन्युफैक्चरर्स से फोर्स व्हील के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कहा है। रेलवे ने इसके लिए टेंडर भी जारी किए हैं। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। जी समीर, बताइए क्या पूरी डिटेल्स हैं? भारतीय रेलवे का पूरा फोकस हाई स्पीड मोबिलिटी पे बना हुआ है। लगातार वंदे भारत जैसी ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है और उसके लिए जरूरी है पहियों की, यानी कि फोर्स्ड व्हील की। लेकिन फिलहाल अगर स्थिति देखें तो भारतीय रेलवे इन पहियों की जो मांग है, जो जरूरत है, ज्यादातर इसको इंपोर्ट के जरिए पूरा कर पा रही है। लेकिन अब सरकार या रेल मंत्रालय इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए और मेक इन इंडिया को पुश करने के लिए इन फोर्स्ड व्हील्स का भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। फिलहाल रेलवे मंत्रालय का आकलन यह है कि साल 2026 तक जो पहियों की रिक्वायरमेंट होगी तकरीबन 2 लाख होगी और इसको पूरा करने के लिए रेलवे ने सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कहा है कि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाए। अभी जो सेल की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो सालाना 40,000 है। सेल को कहा गया है कि वो इसको बढ़ा करके तकरीबन 60,000 के आसपास लेकर के जाए। ठीक इसी तरीके से जो रायबरेली की यूनिट है रेलवे की, उसमें भी इस साल वित्त वर्ष 2024-25 में 35,000 पहियों का प्रोक्योरमेंट होगा, लेकिन अगले साल इसको बढ़ा करके 40,000 के पार ले जाना है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स को भी आमंत्रित और उनको कहा जा रहा है कि वो भी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को या तो एडवांस करें या उसको बढ़ाएं। आपको बता दें कि हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने रामकृष्ण फोर्जिंग्स और टीटागढ़ रेल सिस्टम यानी कि इस कंसोर्शियम को एक टेंडर अवार्ड किया था और उसके तहत रेलवे इनसे सालाना 80,000 इस तरीके के फोर्स्ड व्हील जो हाई स्पीड मोबिलिटी के लिए चाहिए वो प्रोक्योर करेगी। लेकिन अब रेलवे ने इनको, इस कंसोर्शियम को साफ तौर पे कहा है कि जो प्रोडक्शन उनका अप्रैल 2026 के बाद में शुरू होना था, इसको अभी एडवांस करे। कम से कम जनवरी फरवरी में वो ये जो पहिए हैं इनको सप्लाई करने की इसकी शुरुआत कर पाए और अगले 3 साल में पहुंच करके जब वो अपनी कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन कर पाएंगे तो सालाना वो 80,000 पहिए रेलवे को दे पाएंगे। इस तरीके से रेलवे का मानना है कि ना सिर्फ डोमेस्टिक जो कैपेबिलिटी है उसको भी बढ़ा पाएगी, बल्कि जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है अभी विशेषकर चाइना है, यूक्रेन, इन कंट्रीज पे, इसको भी पूरी तरीके से आने वाले 3 से 5 सालों में समाप्त कर पाएगी। आस्था, आध्यात्म और संस्कृति, इन तीनों का संगम है हर 12 साल पर लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ संगम नगरी प्रयागराज में हो चुका है महाकुंभ का आगाज। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान चल रहा है। दोपहर 4 बजे तक 44 घाटों पर 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने की खबर है। देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज भक्तों पर हेलीकॉप्टर से 20 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में करीब 40 से 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। I've been waiting to come. I'm 58. I've been waiting to come to this since I was 20 years old. So this is a big dream to come here. I feel so excited to just, nowhere in the world can you do this, and this is so special. So I feel excited, and I know it's going to be cold, but I'm very happy to. I'm like I said, I feel very fortunate that I've been blessed to be here. And I invite all Americans, all Westerners, all Indians to come and participate in what is maybe
और 12 साल का बाद 12 मिलके 144 साल का बाद महाकुंभ होता है। हम त्रिपुरा से आया तो जो योगी गवर्नमेंट का जितना अरेंजमेंट किया नहाने के लिए बहुत अच्छा है। हम सो मच प्लीज है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। अवध धाम धामाधिपति को अवतार अवध अयोध्या धामों को पति है, लेकिन अयोध्या में भी उतनी जगह नहीं जितना तीर्थराज प्रयाग में जगह है, क्योंकि यह राजा है तीर्थों का। यहाँ पर जो कोई भी आते हैं, यहाँ सब भगवान की गंगा जी में स्नान करते हैं। यहाँ प्रधान स्नान गंगा त्रिवेणी का ही माना जाता है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माना जाता है। अब जाते जाते जान लेते हैं कि कल बाजार के अहम ट्रिगर्स क्या है। कल आपको बाजार में किन इवेंट्स पर अपनी नजर बनाकर रखनी है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला। जी हाँ, तो बात करते हैं कल के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जहां हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले भारतीय बाज़ारों की बात करें तो कल WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे। इसके अलावा तीसरी तिमाही के नतीजों का दौर जारी है। अगर निफ्टी कंपनियों की तरफ देखें तो निफ्टी कंपनियों में कल कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। वहीं दूसरी कंपनियों में HDFC AMC जो है वो अपने रिजल्ट कल जारी करेगी। इसके अलावा ग्लोबल बाज़ारों की बात करें तो कल अमेरिका में PPI यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के जो है वो आंकड़े आने वाले हैं, जहां हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।